प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। जैसा कि हम पार्ट नंबर दूसरे का जो हमारा पार्ट अध्याय 2 चल रहा है, तो उसमें हम पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ पढ़ी। आज हम प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व क्या पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की भूमिका यानी रोल, प्रधानमंत्री का क्या रोल होता है एवं उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है, उसकी क्या भूमिका है इस पद की, प्रधानमंत्री पद की है तो उसमें प्रधानमंत्री बनता है, उसकी क्या भूमिका होती है प्रशासन में और उसका उत्तरदायित्व क्या होता है। जैसा हमने मंत्रिपरिषद के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है सबसे पहले, फिर मंत्रियों की नियुक्ति होती है, फिर उन विभागों का आवंटन किया जाता है, फिर हमने शपथ पढ़ी, उनका कार्यकाल पढ़ा, आकार पढ़ा मंत्रिपरिषद का। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कितने % से अधिक नहीं हो सकता, 15% से अधिक नहीं हो सकता, कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लोकसभा के विश्वास मत तक रहता है ना। तो ऐसा बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। अब पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्री की भूमिका उत्तरदायित्व। ये हेडिंग डाल लें, प्रधानमंत्री की भूमिका व उत्तरदायित्व। तो इसमें एक लाइन छोड़ के या इसमें लिख सकते हैं, इसी के आगे ये हेडिंग बना के नीचे लिख सकते हैं आप। प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, ये लाल के पेन से हेडिंग डालेंगे, फिर लिख देंगे प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित है, मतलब जो नीचे लिखी हुई है। अब नंबर 1 लगा के एक पहला पॉइंट लिखें, राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के, जो प्रधानमंत्री तो खुद है ही, तो राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति इसके बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसकी बीच की कड़ी तो इनका नाम थोड़े आएगा। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य या बीच की कड़ी, पहला पॉइंट ये हो गया। तो देखो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो राष्ट्रपति तो नाम मात्र का था, हमने पढ़ा, और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री वास्तविक क्या करता है कार्य, वास्तविक कार्य पर और प्रधानमंत्री ये नाम मात्र का है, ये शासन ये चलाते हैं, इनके केवल हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ प्रधानमंत्री की भूमिका पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है, यानी ये मंत्रिपरिषद होती है। मंत्री जो 3 प्रकार के मंत्री पढ़े थे हमने, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो जो मंत्रिमंडल में तो केवल कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका अध्यक्ष होता है। ये मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठक या मंत्रिमंडल की बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। समझ गए। और राष्ट्रपति के बीच की एक कड़ी का काम करता है, उसको जोड़ने का, यानी कोई भी सूचना है मंत्रिपरिषद से संबंधित, तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। अपने प्रशासन की रूपरेखा जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। तो इसमें लिखिए आप पहले इसका उत्तर, मध्य की कड़ी या माध्यम। उत्तर में लिखें, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद के मध्य, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य संचार माध्यम का कार्य करता है। संचार माध्यम का कार्य करता है, संचार मतलब सूचना देता है, संचार माध्यम का कार्य करता है, संचार माध्यम का कार्य करता है। अगली लाइन में लिखें, सार्वजनिक महत्व के, सार्वजनिक मतलब है जिसमें सबका हित हो, सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल, राष्ट्र के प्रधान से केवल, राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्र के प्रधान से केवल, राष्ट्र के प्रधान से, तो राष्ट्र का प्रधान कौन, यहाँ राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क किया जा सकता है, संपर्क किया जा सकता है।
एक तो देखो राष्ट्र प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मध्य यानी जो संचार यानी सूचना है उसका आदान प्रदान कौन करता है? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री ने जो भी क्या की अपना एजेंडा रखा वो किसको, प्रधानमंत्री किसको देता है? तो सूचना संचार मतलब जो भी सूचना है वो राष्ट्रपति को देता है। वो राष्ट्र का ये प्रधान होता है, राष्ट्राध्यक्ष किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को। तो जो राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उनको समस्त सूचना और इनके माध्यम से यानी प्रधानमंत्री के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। पहला भूमिका और उत्तरदायित्व। नंबर दूसरा पॉइंट लिखिए आप, मंत्रियों के विभागों का आवंटन। हम पहले पढ़ चुके हैं मंत्रियों के विभागों का आवंटन। आवंटन मतलब बांटना, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है। ठीक है, मंत्रियों में विभागों का आवंटन। तो राष्ट्रपति केवल शपथ दिलाते, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ये बता दिया मैंने। फिर जो मंत्री है वो शपथ दिलाते हैं, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? मंत्रियों को राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। तो कौन से व्यक्ति को कौन सा मंत्री बनाना है? कैबिनेट 3 स्तर थे, वो 3 स्तर हो गए। फिर कौन से डिपार्टमेंट, जैसे शिक्षा विभाग में बनाना है, चिकित्सा विभाग में बनाना है, पर्यावरण में बनाना है, या नागर विमानन मंत्रालय में बनाना है, या गृह मंत्रालय में बनाना है, जो भी है। तो इन विभागों का आवंटन कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, मतलब जो भी रूपरेखा लिस्ट बनाता है वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनाता है। फिर कौन से व्यक्ति को कौन सा मंत्री बनाना है? राष्ट्रपति तो केवल उसको क्या करता है? शपथ दिलवाता है। राज्य मंत्री की, कैबिनेट मंत्री की और उप मंत्री की जो भी हैं। तो मंत्रियों के विभागों का आवंटन ये भूमिका हो गई किसकी? प्रधानमंत्री की। किसकी हो गई? प्रधानमंत्री की। तो इसमें लिखें प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से, कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से, तो मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रिमंडल, कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों जैसे चिकित्सा मंत्रालय विभाग है, मंत्रालय मतलब शिक्षा विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, तो मंत्रालय में तो मंत्री होता है ना, मंत्रालय में कौन होता है? मंत्री। वह विभागों के माध्यम के बीच, विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के बीच समन्वय का कार्य करता है। समन्वय का कार्य करता है। विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के बीच समन्वय का कार्य करता है। समन्वय मतलब तालमेल, समन्वय मतलब तालमेल का कार्य करता है कौन? प्रधानमंत्री। तीसरा लिखिए मंत्रालयों का प्रभारी। मंत्रालयों का एक लाइन छोड़ लिखेंगे। मंत्रालयों का प्रभारी, प्रभारी मतलब इंचार्ज, प्रभारी मतलब इंचार्ज। तो हर मंत्रालय में मंत्री हो गया। जैसे गृह मंत्रालय तो उसमें गृह मंत्री हो गया, समझो। जल संसाधन मंत्रालय तो उसमें जल शक्ति मंत्री हो गया उसी विभाग का है। शिक्षा मंत्रालय तो उसमें शिक्षा मंत्री हो गया। ठीक है, तो मंत्रालय हैं तो उसके मंत्रालयों का प्रभारी यानी चार्ज। अब जैसे कोई मंत्री है उसको कोई विभाग दे दिया मंत्रालय, जैसे मानो गृह मंत्रालय दे दिया, तो वो उस विभाग का को संभालेगा, उसकी देख रेख करेगा, उसमें कौन कमी है, क्या शिकायत है वो सुनेगा, उसको दूर करेगा। शिक्षा विभाग में कोई शिक्षा मंत्री है तो वो शिक्षा के मामले में जो भी परेशानी आ रही है विद्यार्थियों को मान लो या अध्यापकों को मान लो, या शिक्षा विभाग में जो त्रुटियां कमी है उनको दूर करना, वो लोगों की शिकायतें सुनना, उनका निवारण करना, ये शिक्षा मंत्री का काम है। वो सरकारी जो व्यक्ति है उनको क्या करते हैं? ठीक करते हैं। फिर सरकारी कर्मचारी भी तो होते हैं काम करने वाले, मंत्री काम थोड़ी करेंगे, वैसे वो हर चीज़ के विशेषज्ञ थोड़ी होते हैं। जैसे चिकित्सा मंत्री होता है तो चिकित्सा मंत्री किसी को बदल दिया तो वो कोई MBBS थोड़ी होता है मंत्री, यानी वो उस विभाग का विशेषज्ञ नहीं होता। वो केवल उस पर अंकुश रखना है कि कौन कर्मचारी समय पर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? अधिकारी से। वो न सुने तो आप मंत्री से शिकायत कर सकते हैं। तो एक ऐसी कड़ी बनाई गई है कि अपने कर्तव्य का पालन वो ठीक प्रकार से करे
इसका उसमें विभाग में एक मंत्री भी होता है और उस मंत्री का काम ये है कि वो उस मंत्रालय के कामकाज को देखें, लोगों की शिकायतें सुने। तो प्रधानमंत्री कुछ विभाग पोर्टफोलियो, इसको क्या बोलते हैं, कुछ विभाग, पोस्ट में लिखेंगे पोर्टफोलियो, कुछ विभाग पोर्टफोलियो अपने पास रखता है, यानी मंत्रालयों का प्रभारी। जैसे मुख्यमंत्री होता है मान लो राज्य में, तो मुख्यमंत्री भी क्या करता है, जैसे वित्त मंत्रालय अपने वित्त मंत्री खुद ही होता है कि अब मुख्यमंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी होता है, वैसा भी होता है। लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को, ये नहीं कि एक व्यक्ति एक विभाग 3 4 5 कितने भी विभाग संभाल सकता है। तो के बाद जैसे मुख्यमंत्री जैसा 100 गहलोत है तो वो अपने साथ जैसे वित्त विभाग रख सकते, तो वित्त मंत्री वही हो गया, गृह मंत्री भी वही हो गया, वो अपने पास रखेगा। तो ठीक है, वो दूसरों को नहीं दे के वो जिम्मेदारी खुद अपने पास रखें। तो एक के पास अनेक विभाग भी हो सकते हैं, तो कुछ विभाग वो अपने पास रखना है जिनका आवंटन यानी बंटवारा अन्य मंत्रियों को नहीं किया गया हो, जिनका आवंटन अन्य मंत्रियों को नहीं किया गया हो। जैसे मान लो कोई गृह विभाग अपने पास रख लिया तो वो गृह मंत्री भी हो गया या प्रधानमंत्री भी हो गया, मुख्य राज्य में तो मुख्यमंत्री भी हो गया, वो गृह मंत्री भी हो सकता है, वित्त मंत्री भी हो सकता है। वो जिन विभाग को अपने पास रख लेगा वो उस विभाग का मंत्री हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो है ही, वो तो रहेगा, उसके अलावा वो 3 4 विभागों का मंत्री भी हो सकता है, किनका जो दूसरे को वो नहीं देना चाहते या नहीं दिया गया। तीसरी लाइन में लिखेंगे वह साधारणतया अपने पास रखे विभागों अथवा मंत्रालयों का प्रभारी होता है। अपने पास जो मंत्रालय रखेगा तब उस मंत्रालय खुद ने तो दूसरा थोड़ी देखेगा, खुद ही देखेगा ना। तो उस जो मंत्रालय उसने अपने पास रखे हैं वो उसका प्रभारी हो गया, मतलब इंचार्ज हो गया, उसकी देख रेख भी वो खुद स्वयं ही करेगा। ठीक है, चौथा लिखे मंत्रिमंडल का नेता। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, भूमिका और दायित्व में मंत्रिमंडल का नेता। जो कैबिनेट होता है मंत्रिमंडल, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, तो उसका नेता वो होता है कौन, प्रधानमंत्री होता है। यानी मंत्री सब उसके नीचे तो काम करेंगे, प्रधानमंत्री सुपर मंत्री थोड़ी हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो मंत्रिमंडल है जो मंत्रियों का मंडल है, मंत्रियों का मंडल क्या हो गया, मंत्रिमंडल। तो इन मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री, ये इसका नेता। तो देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की विभिन्न बैठकों को बुलाता है, जैसे अखबार में पढ़ते हैं प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, तो वो मंत्रियों को बुलाए, मंत्री उनको थोड़ी बुलाएंगे। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते, तो उसमें जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वो सारे शामिल होते हैं, बुलाता है एवं उसकी अध्यक्षता भी करता है, ऐसा लिख लें, उनकी अध्यक्षता करता है। क्योंकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री का अध्यक्ष वो थोड़ी, प्रधानमंत्री सबसे ऊपर हो गया ना, वास्तविक शासक। तो प्रधानमंत्री चाहेगा उसको ही तो मंत्री बनाएगा, चाहे जिसको हटा भी सकता है। तो उनका नेता कौन हुआ, प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल यानी मंत्रियों का जो मंडल है उसका नेता कौन हुआ, प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। दूसरी लाइन से लिखिए, वह इन बैठकों में बैठक यानी मीटिंग में क्या कार्य व विचार विमर्श होंगे, इन बैठकों में क्या कार्य व विचार विमर्श होंगे उसका भी निर्धारण करता है। मालूम प्रधानमंत्री ने कोई मीटिंग बुलाई, उनमें मंत्रियों को बुलाएगा, उससे बातचीत करेगा। जैसे हमारे परिवार में कोई मुखिया होता है, हम कोई निर्णय लेते हैं तो परिवार के लोगों को बुलाते हैं, अपने से छोटे हैं और हैं,
वो उनकी राय लेते हैं, भाई ये काम ऐसा कर ले, करते हैं ना, तो कोई राय देगा तो उसे क्या कि जो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं वो अगले के दिमाग में आ जाए, समझे ना। जिस पर हम परिवार में विचार विमर्श करके लास्ट में फैसला करते हैं, उसी प्रकार अब प्रधानमंत्री उनमें ऊपर तो है, लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री से ज़्यादा भी तो ये हो सकते हैं किसी मामले में ये प्रधानमंत्री से ज़्यादा जानते हो, ऐसा तो हो सकता है कि क्योंकि ये भी अनुभवी होते हैं, उनके पास भी विभागों का अनुभव होता है। जैसे मान लो स्कूल में कोई प्रधानाध्यापक होता है, तो वो मान लो साइंस का है तो स्कूल का प्रधानाध्यापक मान गए, लेकिन ये दूसरी थोड़ी वो कि वो उनको मैथ आती हो या वो आर्ट के बारे में बता सकते, लेकिन उनका विशेषज्ञ थोड़ी हो सकता है हर चीज़ का, जैसे ना अगर वो साइंस का है मान लो, तो केमिस्ट्री का कोई अध्यापक है या मैथ का कोई अध्यापक है, तो उनको ज़्यादा अनुभव होगा जो रेगुलर पढ़ा रहे हैं, समझो ना। तो उसी प्रकार क्योंकि मंत्रियों के पास भी क्या होते हैं, विभाग होते हैं, तो प्रधानमंत्री से ज़्यादा अनुभव उनके पास भी हो सकता है उस मंत्रिमंडल के बारे में या उस विभाग में वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या त्रुटि है, हमें क्या करना चाहिए, जैसे सुझाव मांगे जाते हैं। लेकिन फैसला किसका होता है, प्रधानमंत्री का, अंतिम फैसला प्रधानमंत्री का होता है। महत्व लिखें, संसद और कैबिनेट के मध्य कड़ी, संसद व कैबिनेट के मध्य कड़ी मतलब कड़ी का काम करता है संसद और कैबिनेट। कैबिनेट तो 3 प्रकार के मंत्री पढ़े थे ना, कैबिनेट मंत्री जो सर्वोच्च, इसके पास जो किसी विभाग के सर्वोच्च नेता होते हैं, सर्वोच्च प्रभारी होते हैं। ये संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनती है, आर्टिकल 79 के तहत हम पहले पढ़ चुके हैं। तो संसद व कैबिनेट के मध्य कड़ी का काम करता है, उनको जोड़ने का संसद, ठीक है। इसमें लिखें, प्रधानमंत्री संसद व कैबिनेट के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है, संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है, संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। अगली लाइन में लिखिए, वह संसद में वह कौन है, प्रधानमंत्री। संसद में सरकार की ओर से मुख्य प्रवक्ता होता है, वह संसद में सरकार की ओर से मुख्य प्रवक्ता होता है, सरकार की ओर से मुख्य प्रवक्ता होते हैं। सरकार का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री है। तो संसद के जो सत्र चलते हमने पढ़े, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 पढ़े थे ना हमने। तो कोई संसद चल रही है तो उसमें संसद में प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री कौन होगा, जिसको बहुमत प्राप्त होगा, तो वो सदन का लीडर होता है, पूरे सदन का, अपनी पार्टी का तो होता ही है, लेकिन वो सदन का नेता भी होता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। संसद में वो सदन का नेता भी होता है, तो वो मुख्य प्रवक्ता भी होता है, क्योंकि वो जो आ रहे हैं जो विपक्ष में उनका भी वो एक तरह से क्या हो गया, उस सदन का तो नेता ही हो गया ना, लीडर हो गया। तीसरा लिखिए, राष्ट्रपति द्वारा, तीसरी लाइन में अगले लाइन लिखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने की सिफारिश, लोकसभा भंग करने की सिफारिश करने के विषय में, लोकसभा भंग करने की सिफारिश करने के विषय में निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है, निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। तो संसद में मुख्य प्रवक्ता होता है वो सदन का नेता होता है। और जैसे हमने पढ़ा कि संसद में प्रधानमंत्री कब तक बना रहता है, जब उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो, तो वो लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है, ठीक है। कौन करता है भंग, तो राष्ट्रपति करता है, हमने पढ़ा ना। भंग कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मन से नहीं कर सकता, जब प्रधानमंत्री के पास पूर्ण बहुमत नहीं हो तो राष्ट्रपति कहेगा कि आप लोकसभा को भंग करें, ठीक है। तो इनके कहने पर ही ऐसा किया जाता है। छठवां लिखिए, सरकारी प्रतिनिधि के रूप में, सरकारी प्रतिनिधि के रूप में, सरकारी
प्रतिनिधि के रूप में, छठवां प्रतिनिधि नहीं, वो सरकार का प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधित्व करता है सरकार का। जैसे जैसे हम अपने विधानसभा क्षेत्र से हम किसी, जैसे कोई सरपंच होता है वो अपना क्या हो गया, प्रतिनिधि। तो कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी काम है तो वो उसका जिम्मेदार कौन हो गया, सरपंच हो गया। ठीक है, तो इसी तरह पूरी जो सरकार से जो सरकारी प्रतिनिधि, सरकार का वो प्रतिनिधित्व करता है, लीडरशिप करता है वो, तो हर कार्य की जिम्मेदारी उसकी होती है। कोई अच्छा कार्य हो, कोई बुरा कार्य हो, जैसा भी कार्य हो, तो वो सब जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, प्रधानमंत्री की। अच्छा काम है तो भी उनको प्रशंसा होगी, कोई बुरा काम हुआ तो निंदा भी इनकी होती है। तो सरकार का वो प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, कि सरकार का लीडर होता है, कहने का मतलब। विदेशों में भी मान लो, जैसे किसी दूसरे देश से में व्यापारिक समझौता करना है, अमेरिका के साथ करना है, किसी दूसरे देश के साथ करना है, तो मुख्यमंत्री थोड़ी कोई प्रधानमंत्री करेगा आगे। तो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई भाषण देना है, दूसरे देशों से में की यात्रा पर जाना है, तो मुख्य रोल किसका होता है, प्रधानमंत्री का ही। या किसको भेजना है तो इसका रोल भी किसका हो गया, प्रधानमंत्री का। तो इसमें लिखे आप प्रतिनिधि के रूप में, प्रधानमंत्री विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों, प्रधानमंत्री विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों, प्रतिनिधि मंडल मतलब है जो प्रधानमंत्री जिसको भेजता है, उच्च स्तरीय बैठकों, उच्च स्तरीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब एक तरह से लीडरशिप होगा। जैसे अभी यूएनओ में प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वहाँ प्रधानमंत्री खुद ही गए थे ना। वो सभी विदेश मंत्री भी जा सकता है और भी कोई मंत्री जा सकते हैं, लेकिन उनके पहले से डिसाइड होता है कौन जा रहा है क्या है। तो मुख्य रोल किसका होता है, प्रधानमंत्री का। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंच से बोलना, तो ये किसी प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से किसी को भेजना, ये सब रोल किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। तो इन सरकार का वो एक प्रतिनिधि होता है, यानी उस पर जिम्मेदारी होती है। मतलब अगले लाइन से लिखें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय महत्व के, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अवसरों पर, राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अवसरों पर, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, गांधी जयंती हो गई आदि, तो राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अवसरों पर वह मुद्दों पर मुद्दे जैसे बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, आतंकवाद हो गया, है ना। तो ऐसे मुद्दों पर दूरदर्शन एवं रेडियो पर देश को संबोधित करता है। दूरदर्शन व रेडियो के माध्यम से, ऐसे बोल सकते हैं, दूरदर्शन व रेडियो पर देश को संबोधित करता है। जैसे प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम आता है मन की बात, तो मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री क्या करते हैं, पूरे देश को संबोधित करते हैं। वर्तमान स्थिति के बारे में, जैसे कभी मान लो शिक्षा के बारे में बोल गए, कभी मान लो कहीं बाढ़ के समय आए तो बाढ़ के बारे में बता दें, हमें ऐसा करना है। जैसे अभी कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री के बार आपको मन की बात के माध्यम से या देश के नाम संबोधन के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। आपने भी सुना होगा, मन की बात के माध्यम से या लाइव और किसी प्रकार से वो पूरे देश को संबोधित करते हैं। रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री क्या करता है, पूरे देश को संबोधित करता है। किसी विषय को लेकर या वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में जनता को क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, तो उनसे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो ऐसा वो संबोधित करता है। अगला लिखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। अब देखो ये कंप्लीट हो गया, कौन सा, प्रधानमंत्री की भूमिका व उत्तरदायित्व। तो प्रधानमंत्री की जो हमने भूमिका और उत्तरदायित्व पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां व
अधिकार। अगली हेडिंग क्या, वो तो कंप्लीट हो गया। अब अगली हेडिंग क्या डालेंगे, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं अधिकार। दोनों तो मिलते जुलते हैं लेकिन है अलग अलग, ये ध्यान रखना आपको। उसमें हमने क्या पढ़ा, भूमिका और उत्तरदायी जिम्मेदारी, उनकी क्या जिम्मेदारी है ये पढ़ा हमने, जिम्मेदारी उसका क्या रोल है। अब जैसे हमने किसकी शक्ति पढ़ी थी, राष्ट्रपति की आपातकालीन और सामान्यकालीन शक्तियाँ पढ़ी थी ना। आपातकालीन में 3, 56, 52, 56 और 60 पढ़ी, उसमें विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका और न्यायिक शक्ति। तो उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति का पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे, उसमें ऊपर राष्ट्रपति की शक्तियाँ थी और ये किसकी शक्तियाँ हैं, प्रधानमंत्री की। ठीक है, ये याद रखेंगे। वो हमने राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ी थी, प्रधानमंत्री की शक्ति पढ़े, उसके पास क्या पावर है और क्या अधिकार, क्या राइट है। अभी उससे पूर्व हमने क्या पढ़ा, उसकी भूमिका और उसका जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी पढ़ी थी। अब हम उनकी शक्ति और अधिकार पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो अगली लाइन शुरू से लिखे, भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली, भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली शासन धनाध्यक्ष, अलग लिखेंगे तो अध्यक्ष लिख देंगे, शासन मिला के लिखेंगे तो शासनाध्यक्षों में से एक है, शासनाध्यक्षों में से एक है। यानी भारत का प्रधानमंत्री शासनाध्यक्षों में, वो संवैधानिक जब राष्ट्रपति था तो राष्ट्रपति तो क्या था, संवैधानिक था। ठीक है, और ये शासन करता है, शासनाध्यक्ष है, यानी शासन कौन करता है देश पर, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो शासनाध्यक्षों में तो भारत का शासनाध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। कौन है, प्रधानमंत्री। तो अब देखो इसके हम क्या पढ़ेंगे, शक्ति और अधिकार। तो इसमें पॉइंट नहीं है, जैसे हमने विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति पढ़ा था ना राष्ट्रपति के कौन से में, सामान्यकालीन में। वैसे नहीं, उसको आपको थ्योरी टाइप में लिखना है, तो नंबर 1 लगा के लिखिए। अब नंबर 1, भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है, विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है, विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है। वह सरकार का मुखिया होता है, वह सरकार का मुखिया होता है, वह सरकार का मुखिया होता है, नहीं सरकार का, गवर्नमेंट का प्रमुख होता है। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है तो वो सरकार का मुखिया हो गए। फिर पहला पॉइंट में लिखना है शुरू की लाइन से, जबकि पहला पॉइंट चल रहा है, जबकि राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जबकि राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष होता है। ये याद रखना हमें, यानी प्रधानमंत्री शासन करता है, ये दादी तो हो गया शासनाध्यक्ष। तो आप मुझे भारत का शासनाध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। और मुझे राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। हमने दोनों ये शब्द अलग अलग हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है, हमने पढ़ा राष्ट्रपति। सबसे ज़्यादा संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। ऐसा सीधा प्रश्न पूछे। राज्याध्यक्ष, अब राज्य के अध्यक्ष का मतलब मुख्यमंत्री नहीं, राज्य का अध्यक्ष मुख्यमंत्री, ऐसा मत कर देना। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, राज्याध्यक्ष। क्या कहते हैं, राज्याध्यक्ष। और राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री क्या होता है, शासनाध्यक्ष। ठीक है, तो जबकि राष्ट्रपति क्या होता है, राज्याध्यक्ष या ओब्लिक लगा के लिख लेंगे, राष्ट्राध्यक्ष होता है। अगले इसी में लिखना आगे, पहला ही चल रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी भारत सरकार का जो मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री का, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल व अन्य नीति निर्माणक संस्थाओं से
अन्य नीति निर्माणक संस्थाओं में से सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसकी देखरेख में ही लिए जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसकी देखरेख में ही लिए जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री क्या करता है, अंतिम निर्णय लेता है। यानी विचार विमर्श तो वो किसी कैबिनेट से करता है, मंत्रिमंडल से करता है, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री का ही होता है। सबकी सुनने के बाद जो उनको अच्छा लगे तो वही वो करेगा। अगली लाइन से लिखें, इसी का पहला पॉइंट में चल रहा है अभी। वह नीति आयोग, वह नहीं प्रधानमंत्री, नीति आयोग ऐसा कर लेंगे ना, नीति आयोग। पहले कौन सा था ये, योजना आयोग। क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं नीति आयोग कब बना, 1 जनवरी, पहले ही बताया था मैंने 2015। ये तो जानकारी के लिए बताया, आगे याद भी रखने प्रश्न पूछा जा सकता है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 2015 से। यानी मोदी जी, उससे पहले क्या था, योजना, पहले हम पढ़ते योजना आयोग था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और अब नीति योजना आयोग को समाप्त करके क्या बना दिया, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री हमेशा होता है। जैसे कोई भी हो, जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तो वो अध्यक्ष हो गए। अब कोई नया प्रधानमंत्री बने तो वो भी क्या होगा, इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, तो मोदी थोड़ी होता है हमेशा कौन होता है, प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो। नीति आयोग का नाम पहले क्या था, ये नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था, योजना आयोग। कौन सा था, योजना आयोग। और योजना आयोग 1950 में बना था। और योजना आयोग का अध्यक्ष भी हमेशा कौन होता था, प्रधानमंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री कोई भी हो। दूसरी लाइन में लिखें, प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। नाम मात्र कौन सा है, राष्ट्रपति तो क्या होता है, नाम मात्र का, मतलब वो तो केवल जैसे हमने पढ़े कोई भी विधेयक है वो पाए तो उस पर हस्ताक्षर करता है, वो तो नाम मात्र हो गया। यानी शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष राज्याध्यक्ष होता है, लेकिन शासनाध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। तो वास्तविक शासन कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो वो किसका, सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। फिर दूसरी लाइन भी इसी में लिख लें, वह राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की नियुक्ति, वह राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की नियुक्ति, वह राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों का आवंटन परिवर्तन करने, यानी उनको बदलने, परिवर्तन करने या उनके त्यागपत्र को स्वीकार या अस्वीकार, ऐसा लिखे, या उनके त्यागपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने की सलाह देता है, स्वीकार या अस्वीकार करने की सलाह देता है। तो देखो ये सरकार का मुखिया है, तो कौन से व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है, मंत्री बनाना है, कौन से व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय देना, ये राष्ट्रपति तय थोड़ी करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री। ये तो केवल शपथ दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति तो सारा रोल किसका होता है, प्रधानमंत्री का। तो उनको किसको हटाना है, कौन सा विभाग बदले जा सकते हैं। जैसे कोई शिक्षा मंत्री हो, उसको चिकित्सा मंत्री बना दे, चिकित्सा मंत्री को शिक्षा मंत्री बना दे, या उसको हटा दे, कुछ भी ना बनाए। तो ये सारा फैसला किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है। तो ये सभी मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, आवंटन करता है और उनमें परिवर्तन भी करता है। और कोई किसी मंत्री का है त्यागपत्र स्वीकार करे या स्वीकार न करे, इसकी सलाह कौन देता है, भारत का प्रधानमंत्री। तीसरा पॉइंट लिखें, 3 नंबर लगा के, प्रधानमंत्री, या एक लाइन छोड़ दे, एक पूरा होता है एक लाइन छोड़ दे, ऐसे भी कर सकते हैं, या नंबर लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लें आप। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अभी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री शासन का अध्यक्ष होता है, तो सबसे ऊपर आप भी समझते हैं प्रधानमंत्री से ऊपर थोड़ी शासनाध्यक्ष थोड़ी है कोई। तो मंत्री कौन बनाता है, प्रधानमंत्री बनाएगा। प्रधानमंत्री चाहेगा जिसको मंत्री बनाएगा, किसी को हटा सकता है,
उसको बदल सकता है। तो मेन भूमिका किसकी हुई? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, तो उसकी अध्यक्षता मंत्री थोड़ी करेगा कोई, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से ऊपर थोड़ी हो गया। तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये समझने लायक चीज़ है। और यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करें। और यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करे। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करे। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के नीचे लाइन खींच ले। के बाद बोली जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? सामूहिक मतलब सभी समूह में, एक का समूह थोड़ी होगा। सामूहिक मंत्रिमंडल है तो उसमें मंत्री होते हैं 30, 40, 50, 15% मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में। तो मंत्रियों का समय हो गया, समूह हो गया, तो सामुदायिक हो गया ना। तो सामूहिक मंत्रिमंडल का सिद्धांत मतलब है जैसे लोकसभा में किसी एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव है? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो वो एक मंत्री नहीं हटेगा। तो यहाँ शब्द क्या आया? सामूहिक, यानी सभी समूह में जो मंत्रियों का समूह है ना, वो सभी मंत्री क्या हो जाएंगे? अपने पद से उनको हटना पड़ेगा। ठीक है, सामूहिक मंत्रिमंडल मतलब किसी एक मंत्री को नहीं, समस्त मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। ये होता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, एक को नहीं सभी को, तभी लिखा है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो प्रधानमंत्री यानी सबकी जिम्मेदारी हो गई वो, सामूहिक मंत्रिमंडल का सिद्धांत है, यानी सबको मिलकर काम करना है। और एक के खिलाफ भी विश्वास हो गया तो सबको हटना पड़ेगा। अब देखो अगला लिखें, चौथा लिखें, वह केंद्र प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा कैबिनेट तो मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर मंत्री, राज्य 3 मंत्री तो सबसे ऊपर का कैबिनेट होता है। तो कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय से कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय को समय समय पर, या राष्ट्रपति को पहले लिख लिया ना, राष्ट्रपति को समय समय पर सूचित करता है। राष्ट्रपति को समय से सूचित भी पढ़ा ना हमने, कड़ी का काम करता है ये। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का काम करता है। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। उसने कौन सा क्या निर्णय लिया, ये इसकी सूचना किसको देता है? प्रधानमंत्री किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो एक कड़ी का काम करता है। 5वां लिखें, किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने पर पुनः यानी दोबारा मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है। मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है, यानी कोई मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया या फैसला जिसको बोलते हैं वो ले लिया, तो राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री उस निर्णय को दोबारा या एक बार उसको उस पर वापस विचार विमर्श करने के लिए भेज सकता है। किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है। यानी कोई निर्णय एक मंत्री विशेष ने ले लिया खुद ने, तो राष्ट्रपति क्या करे, उनको लगे कि वास्तव में विचार योग्य है, उस पर विचार होना चाहिए, तो उसको प्रधानमंत्री के कहने पर वापस उस पर पुनर्विचार हो सकता है। पुनर्विचार मतलब दोबारा गहनता से उसके ऊपर मंथन हो सकता है। 6वां लिखें, प्रधानमंत्री संसद के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान करता है। प्रधानमंत्री संसद के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान करता है। लीडरशिप यानी संसद का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री तो होगा ना, क्योंकि संसद में बहुमत, जैसे लोकसभा में बहुमत दल के नेता क्या बनाएंगे? प्रधानमंत्री। सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण
तथा उसकी सलाह के अनुसार तैयार किए जाते हैं। सभी सरकारी विधेयक उसकी सलाह के अनुसार तैयार किए जाते हैं। अब देखो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, विधेयक हमने पढ़ लेते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक पहले हम पढ़ चुके हैं। सरकारी विधेयक कौन सा होता है? वे विधेयक जो संसद में किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। और जो विधेयक किसी गैर मंत्री के द्वारा या साधारण सदस्य के द्वारा सदन में पेश किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? गैर सरकारी। मतलब जो मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उसको बोलेंगे सरकारी विधेयक। और गैर मंत्रियों के द्वारा लिख दो, यानी जो मंत्री नहीं है, दोनों तरह से लिख सकते हैं, गैर मंत्री बोल दो या साधारण सदस्य के द्वारा पेश किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? साधारण विधेयक। गैर सरकारी बोलेंगे उसको। और ये कैसे मन से थोड़ी हो गया, यानी प्रधानमंत्री के कहने पर या प्रधानमंत्री का ही अंतिम फैसला होता है कि कौन सा विधेयक मंत्री द्वारा पेश करना है, कौन पेश करेगा, ये सब सारा पहले से कि किसका डिसाइड होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। 7वां लिखें, वह अपने अधीन मंत्रियों के विभागों के कार्यों की भी देख रेख करता है। वे अपने अधीन मंत्रियों के विभागों के कार्यों की भी देख रेख करता है। जैसे मंत्री होते हैं, सभी मंत्री प्रधानमंत्री के नीचे तो काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री से ऊपर वो अपने विभाग के तो नेता हैं, कहीं प्रधानमंत्री से ऊपर थोड़ी। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से रिपोर्ट मांग सकता है, उसको हटा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो देख रेख करता है। फिर अगली लाइन में लिखें, यही चला पॉइंट, तथा मंत्रियों में परस्पर उत्पन्न होने वाले आपस में उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर करें, यानी उनके विचार आपस में न मिलें, तो उन मतभेदों को दूर कर संपूर्ण प्रशासन में सामंजस्य बनाए रखता है। सामंजस्य मतलब है तालमेल, यानी किसी मुद्दे को लेकर या किसी बात को लेकर मंत्रियों में आपस में तालमेल नहीं है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या करता है? उनमें उनके मतभेद उनसे पूछा जाता है कि आपके में मतभेद क्यों है, उसका कारण क्या है, अब आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो उनको बाद में उसको सॉल्यूशन करता है और उसमें क्या करता है? उसमें सामंजस्य स्थापित करता है या तालमेल स्थापित करता है। अगला लिखें, 8वां, संसद में प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। संसद में प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। अभी मैंने बताया सरकार है, तो जो वर्तमान में सरकार है उसका प्रवक्ता या मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री तो होगा। तो संसद में सरकार का प्रवक्ता होता है। शासकीय नीति से संबंधित, शासकीय यानी शासन की नीति से संबंधित अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आती है। प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आती है। शासकीय घोषणाएं प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आती है। 9वां लिखें, वह सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। वो सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, यानी राय देता है। अब देखो किसको मंत्री बनाना है, ये डिसाइड कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ये तो केवल नाम मात्र का, ये तो कले किसको, जैसे यूपीएससी हमने पढ़ा था, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था आगे।
करता तो ये, लेकिन मर्जी से नहीं कर सकता। ये सारा काम कौन करता है? प्रधानमंत्री कहता है, उनको ही बनाया जाता है। प्रधानमंत्री कहता है भाई इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए, या इस व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं तो ये सब डिसाइड कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये तो नाम मात्र होती है, तो केवल उनको शपथ दिलाते हैं, इनके नाम से किए जाते हैं काम, लेकिन वास्तव में करता कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, अगला लिखें, 10वां लिखें, वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच, वह राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। ये पहली बात है, तो उसमें वह राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है या संपर्क सूत्र का काम करता है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। 11वां लिखें, प्रधानमंत्री लोकसभा व राज्यसभा के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा व राज्यसभा के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, तो उनके बीच संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं। दूसरी लाइन में लिखी इसी में 10-11वें में, वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है। वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है मतलब राय देता है। वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि संसद का सत्र कब बुलाया जाए। संसद का सत्र कब बुलाया जाए? सत्र होते हैं ना, जैसे मुख्यतः 3 ही होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, कब बुलाया जाए। ठीक है, फिर अगली लाइन में लिखिए, वह ये भी सुनिश्चित करता है कि वह यह भी सुनिश्चित करता है कि कैबिनेट के निर्णयों के अनुसार, कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, तो कैबिनेट के निर्णयों के अनुसार कौन से विधेयक यानी बिल जिसको कहते हैं, जो कानून बनाने के लिए रखे जाते हैं, इनमें 3 वाचन होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। कैबिनेट कौन से विधेयक संसद में पेश किए जाएं, कौन से विधेयक संसद में पेश किए जाएं और विपक्ष के विरोध का किस प्रकार सामना किया जाए, एवं विपक्ष के विरोध का किस प्रकार सामना किया जाए। तो देखो, वह लोकसभा, संसद के 2 सदन होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में संपर्क सूत्र का काम करता है। और संसद के 3 सत्र होते हैं मुख्यतः, उन संसद के सत्र को कब बुलाया जाए वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है कब बुलाया जाए। और जो विधेयक, अब सत्र बुलाएंगे तो उसमें कोई ना कोई मुद्दे पर बहस होगी, सरकार कोई बिल लाती है, फिर वो कानून बनता है, दोनों सदनों में पास होने के फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो जो बिल लाती है तो विपक्ष हमेशा क्या करता है, जैसे अब कांग्रेस मतलब यूपीए, कांग्रेस का गठबंधन है यूपीए, और बीजेपी का कौन सा है? एनडीए। तो अब एनडीए की सरकार है, तो अब यूपीए क्या करेगा? उनकी तो बुराई करेगा। तो कोई भी बिल लेके, जैसे मान लो मोदी सरकार कोई बिल लेके आई, कोई कानून बन, जैसे अभी नागरिकता वाला कानून बना था तो कितना बड़ा बवाल हुआ था। अब कृषि कानून चल रहा है, उस पर भी कई जगह देखो पंजाब में आंदोलन हो रहा है। तो विपक्ष क्या करता है, उनको आसानी से पारित नहीं होने देता, उस पर टांग अड़ाता है कहने का मतलब, और उसको रोकने का काम करता है। तो वो अच्छा भी है तो उनमें कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। तो ये क्या बनाता है? नीति बनाता है कि हमें जो विपक्ष हंगामा करेगा, विपक्ष हम इसको पारित नहीं होने तो विपक्ष को हमें किस प्रकार जवाब देना है सदन में, तो इसकी पहले ही तैयारी की जाती है। अंतिम लिखें, आखिरी लिखें, प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित, प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है। प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है एवं विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है और विदेशों में यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो, विदेश नीति जैसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, अनाक्रमण है, पंचशील के सिद्धांत चले आ रहे हैं, तो ये भारत की नीति, विदेश नीति के
हर देश की विदेश नीति के आधार होते हैं। तो इन सब का निर्णय कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। और विदेशों में जाना है, किसी मंच को संबोधित करना है, किसी देश की यात्रा करना है, तो ये काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री स्वयं करता है। कौन करता है? स्वयं करता है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और अधिकार के तहत वो ऐसा फैसला स्वयं करते हैं। विदेशों में वो प्रतिनिधि बनकर जाता है भारत का, पूरा भारत का नाम आता है उसमें, भारत का प्रधानमंत्री जाए तो भारत का ये कारण उनको बड़े गौर से सुना जाता है, क्योंकि वो पूरे देश का नाम आएगा उसमें, तो उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आज हमारा ये अध्याय 2 कंप्लीट हो चुका, जिसमें हमने राष्ट्रपति, उनकी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री, उनकी शक्तियाँ, कार्य के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम नया अध्याय, तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, नियमित पढ़ाई करें, रिवीजन करें। धन्यवाद।